नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 टॉपर नितिन कुमार जी। इन्होंने ज्योग्राफी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। मैं स्वागत करती हूँ नितिन जी आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, ma'am. Thanks a lot for giving me this excellent opportunity on your Study IQ channel. मैम मेरा ये शुरू से था कि जो मेरा लंबा जर्नी रहा है 1.5-2 साल का, क्योंकि पेंडेमिक में अभी एग्जाम तो हुआ नहीं दो तीन बार से, और पहले भी मैंने अपीयर किया था इस एग्जाम में। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चले कैसे कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कहाँ गलती हो रहा है, क्या नहीं करना है। तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलना चाहिए, और ताकि मेरे एक्सपीरियंस से उनको फायदा हो। मैम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने रिमोट एरियाज में हैं इंडिया में, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल नितिन, और आपकी जर्नी आपने जैसे बताया कि 2-3 साल से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया है एग्जामिनेशन की अप्रोच क्या है, डिमांड क्या है और कैसे तैयारी करनी है और कहाँ गलतियां नहीं करनी। नितिन, हम शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, और मेरी ग्रेजुएशन में मेरे टीचर्स रहे हैं जैसे डॉक्टर विनोद कुमार हैं, डॉक्टर भारती हैं, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं अपनी मास्टर्स ज्योग्राफी में ही करूँ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस दिया और वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमारे वहां पे मुझे और इंस्पिरेशन मिला, जैसे प्रोफेसर आरबी सिंह सर थे हमारे, प्रोफेसर बीडब्ल्यू पांडे, प्रोफेसर सुभाष आनंद, जो अपने इस ज्योग्राफी के फील्ड के, प्रोफेसर आरबी सिंह सर एक वर्ल्ड के ही नहीं बल्कि इंडिया और वर्ल्ड के रिनाउंड ज्योग्राफर रहे हैं मैम। और मैम उनसे इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने मास्टर्स के बाद में पीएचडी करने का फैसला किया, और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट एडमिशन under the supervision of Professor R.B. Singh sir in the Department of Geography, Delhi School of Economics itself. तो उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ में अपीयर हुआ, और अब ये जो है। नितिन, आपने जैसे बताया कि आपके जो गुरुजन थे उनकी इंस्पिरेशन से आपने पहले मास्टर्स किया, फिर आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हुए। नितिन, अब मैं चलती हूँ और एग्जामिनेशन के बारे में बात करती हूँ। तो ज्योग्राफी आपने चुना। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ वेरी टिपिकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आपका कैसे इंटरेस्ट आया कि ज्योग्राफी ही सब्जेक्ट लेना है? मैम ज्योग्राफी में क्या है कि थोड़ा साइंस भी है, थोड़ा आर्ट भी है, तो एक तो मोनोटोनस नहीं है ज्योग्राफी, उसमें सब कुछ टच करता है। वो स्टेटिस्टिक में मैथमेटिक्स को टच करता है, वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी में साइंस स्ट्रीम को टच करता है मैम, और जैसे ह्यूमन ज्योग्राफीज में वो ह्यूमैनिटीज को टच करता है। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सब्जेक्ट, तो इसलिए थोड़ा इंस्पिरेशन रहा, थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा, तो इसलिए मैंने फर्दर एकेडमिक ज्योग्राफी में परस्यू करने का फैसला किया मैम जी। नितिन जी, आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, अब हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है और बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो इस एग्जामिनेशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैम अप्रोच इसमें पेपर 1 और पेपर 2 है मैम। पेपर 1 तो होता है जर्नल, जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन, ये चीजें आती हैं, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वगैरह। और पेपर 2 में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है मैम, जिसमें सब्जेक्ट पूरा पूरा कवर होता है। इसमें स्पेसिफिक 2 ही एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं। अभी अब मैं पेपर 1 से शुरू करूंगा मैम। पेपर 1 से जो बुक्स रेफर करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको फॉलो करना है, तो जैसे उसमें क्या है मैम कि पेपर 1 में पहले में जो इंपोर्टेंट है, जो स्कोरिंग लगते हैं और जो थोड़े मुश्किल भी है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे ज्योग्राफी में जो बच्चे आते हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है डाटा इंटरप्रिटेशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में। तो एक ये रहता है मैम। शुरू में मैं बात करूंगा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और जो लॉजिकल रीजनिंग है मैम, वो दोनों थोड़े टफ है, लेकिन काफी स्कोरिंग है मैम दोनों चीजें। क्योंकि मैम डीआई में अगर आप थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे 10-15 दिन के लिए, तो उसमें आपका 5 आउट ऑफ 5 आपके क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं मैडम। और लॉजिकल रीजनिंग है मैम, वो भी काफी, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन लॉजिक अभी इंट्रोड्यूस किया है मैम उसमें। तो अगर उसमें भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन स्कोरिंग है मैम। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे उसमें। उसके बाद जैसे मैम मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूंगा। अब मैथ और रीजनिंग बहुत वास्ट है मैडम, उसमें 10 से 12 टॉपिक्स हैं दोनों में, और ये बहुत ही पता नहीं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएगा, कौन सा मैथ में आएगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2-3-4 जो
कॉमन जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के रीजनिंग में और मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको ही कर लीजिएगा बार बार मैम, क्योंकि पता नहीं कि आप 10 करके जाएंगे वहां एक भी ना आए तो कुछ उसमें फायदा रहता नहीं है मैडम। तो आप उसमें कम ध्यान दीजिए, लेकिन लिमिटेड टॉपिक करिए, लेकिन उनको अच्छे से करिए मैम। तो ये लॉजिकल ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ये अप्रोच रहेगा मैम इसमें। जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे जो कुछ है, प्रॉफिट लॉस है, कुछ ऐसे जो है एवरेज है, जो परसेंटेज है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार में, तो आपको इनको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। ये आपको एक ऑक्सफोर्ड की बुक है मैम पेपर 1 के लिए, आप उसको लोग उसको रेफर करें तो अच्छा रहेगा मैम। उसमें क्या है कि हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बताया गया है मैम उसमें, बिल्कुल, और उसके पीछे प्रीवियस क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं मैम। अगर आप उन कंसेप्ट को करके इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप एक और देखिएगा, कंसेप्ट एक यूनिट है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपने वो किया, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाइएगा। उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ना, आप उस कंसेप्ट पे जाइएगा, उसको दोबारा क्लियर करिएगा मैम। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये उसमें आपको आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो वो एक आपको एक इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो आप उसको जाइएगा, उस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा मैम, उसमें उसका जो भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। और इसमें जैसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, आप जैसे बार बार क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, कि जो ये जेएफ वाले हैं ये कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके फेवरेट टॉपिक कौन से, इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। जब आप कंसेप्ट करके प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो उनको ही बार बार कीजिएगा मैम। पेपर 1 में मैम टॉपिक तो सफिशियंट है, लेकिन जो उससे क्वेश्चन बनते हैं वो इनसफिशियंट है मैम। तो आप क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, आप उन टॉपिक्स को बार बार कर लेंगे तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं मैम। तो टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उनकी क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है मैम, इसीलिए। उसके बाद मैम कुछ में इसके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका हम रिसर्च एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे कि रिसर्च एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं, हर बार सैंपलिंग के क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी में आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी है, मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी परमानेंट मेमोरी है, कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है, इस टाइप से। और इन्वायरमेंट में आपका प्रोटोकॉल्स आते हैं, आपकी समिट्स आती हैं, और एसडीजी एमडीजीज आते हैं। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हायर एजुकेशन में आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, कमिटीज हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, एंशिएंट एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोर एरिया आ जाए, जब भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो उनको ये पता चल जाएगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को बार बार करिएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ जैसे कि पेपर जब हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो उनको काफी हेल्पफुल रहेंगे, जो कि मैंने टाइम के साथ साथ सीखा है। जैसे कि मैम पहले जैसे कि मॉक जरूर लगाइएगा मैम। मॉक में जब आप मॉक देंगे तो आपको एक पेपर के इंटरफेस का पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा कैसे आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो कौन सा क्वेश्चन आपको सबमिट करना है। तो आप मार्क्स में मत जाइएगा कि मार्क्स में कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं एग्जाम में इतना, वो तो उसमें मत जाइएगा। सिर्फ कि हम एग्जाम बैठ के दें 2-3 घंटा, आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। उसके लिए इंटरफेस को थोड़ा फेमिलियर होने के लिए काफी सारी मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो उसमें उसके बाद में जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते हैं, तो आप रोज की 2-3 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करिएगा एग्जाम से 10-15 दिन पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है उसको। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम एक बार करने लगते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, फिर हम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कई बार हमें 2-3 क्वेश्चन नहीं आते होते हैं तो लगता है इसको बाद में देखेंगे, नहीं, उसको वहीं पे लगा के चलो, क्योंकि बाद में फिर आप आएंगे तो पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वो आपका रह ही जाएगा। और बाद में टाइम कम रहेगा तो आपको एक एंजाइटी सी होगी कि कभी मेरा क्वेश्चन छूट ना जाए। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करने लगे तो उसको करके ही आगे बढ़े। ये मत सोचे कि मैं दोबारा आऊंगा, ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं उनको करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मैम, फिर बाद में होंगे ही नहीं वो। उनको मार्क फॉर रिव्यू लगा के चलिएगा, उनको तो करके ही चलिएगा, आपको दोबारा आने का टाइम मौका नहीं मिलेगा आपको। हमने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी की बात की, अब हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज। क्योंकि ज्योग्राफी की बात करें तो सिलेबस बहुत वास्ट है, बट यू डोंट गेट ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। यस मैम, सिलेबस तो बहुत ही वास्ट है मैम। इसमें कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जिससे हम सब कवर कर सकें।
तो अभी तो मैं पेपर 2 के बारे में आपको पूरा बताना चाहूंगा। पहले तो जो यूनिट्स हैं उनके बारे में, उनमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं फिर कहाँ से कवर करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में आता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। तो ये 3-4 यूनिट्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। तो उसके लिए आप सविंदर सिंह की जो बुक है वो रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या आप कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो स्टोलर एंड स्टोलर और काफी बुक्स हैं जो फॉरेन राइटर की हैं, जो पिक्चोरल फॉर्म में जिसमें समझाया गया है, दिखाया गया, उनसे अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें है जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की मैं बात करूंगा तो उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स हर बार पूछा जाता है। ये एरोजनल लैंडफॉर्म है या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। रॉक्स पूछी जाती है, इंट्रूसिव रॉक है या एक्सट्रूसिव रॉक है। और जैसे इसमें प्लेट्स टेक्टोनिक्स की बात करें या फिर थ्योरीज की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक्स में कितनी प्लेट्स हैं, किस प्लेट की कहाँ मूवमेंट है, तो वो सब पूछा जाता है उसमें। इसमें एक इंपोर्टेंट चार्ट होता है, वो आपको सविंदर सिंह में मिल जाएगा कि अर्थ मूवमेंट का, कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि आप कंसेप्ट क्लियर करके अपने सिलेबस को देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी कंसेप्ट है उनको सविंदर सिंह से अच्छे से क्लियर कीजिए। और जो मैंने बुक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक ले लीजिए, जैसे कि एक आर बुक की ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी बुक आती है, तो उसके क्वेश्चन लगाइएगा। तो आपको पता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट है वो इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उसको क्लियर करिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उसके लिए। अभी फिर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूंगा तो उसमें भी कुछ इंपोर्टेंट चीजें, जैसे विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स आती हैं, लोकल विंड्स हैं, कौन सी विंड कहाँ पे है, पूरा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक अपने आप में इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कोपेन का, थोर्नवेट का, इस टाइप से। और साइक्लोन्स पूछे जाते हैं इसमें, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। तो इसके लिए आपको सविंदर सिंह की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की वो, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर्स के या फिर वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप वो लगाएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद में ओशियानोग्राफी की मैं बात करूंगा तो उसमें भी कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट, जैसे कि ओशियन करंट से वो हर बार पूछे जाते हैं। ये ट्रेंसेस पूछी जाती हैं आपकी कहाँ है, और ये ओशियनिक डिपॉजिट पूछे जाते हैं उसका। और उसमें एक सैलिनिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है पानी के साथ में वो पूछा जाता है इसमें। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप, मैं बार बार फिर यही बात कहूंगा कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाएंगे उनसे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन हर बार कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से आपके इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा इसमें बायोजियोग्राफी की। जैसे बायोजियोग्राफी है, बायोजियोग्राफी इतना ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते भी हैं। तो उसमें जैसे कि जियोग्राफिकल रीजंस हैं, अपने फ्लोरिस्टिक रीजंस हैं वर्ल्ड के, तो वो पूछे जाते हैं। उसके लिए आप नेट रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट जो भी आपका सिलेबस है उसको देखिए और नेट से उसको सर्च करके एक नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट है, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 में भी काफी जो एरियाज है वो इन्वायरमेंट से आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, और पेपर 2 में तो है ही है इंपॉर्टेंट। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन, ये अपने बेसिक जो कंसेप्ट है। उसके बाद में एक एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये जो आपके सिलेबस में, उसको सविंदर सिंह की एक बुक है इन्वायरमेंट की, उससे बेसिक कंसेप्ट को कवर कीजिएगा। और इंटरनेट से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल्स है, उनकी एक लिस्ट बना के उसके नोट्स बना के आप उनको रिवाइज करिएगा। उसके बाद में ज्योग्राफिकल थॉट है, जो कि जिससे कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफी का पेपर 2 का। तो उसमें मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि इस पे नोट्स बनाइएगा। जो भी आपके सिलेबस में कंसेप्ट हैं उनको ये माजिद हुसैन की बुक है उससे कवर करिएगा। जैसे कि ग्रीक ज्योग्राफर हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। जो अरब ज्योग्राफर्स हैं उनकी बुक्स पक्का आती हैं, हर बार एग्जाम में अरब ज्योग्राफर्स की बुक आती है कि किसने कौन सी बुक दी, वो काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए वो बार बार भी पूछते हैं। उसके बाद रोमन ज्योग्राफर है, और आप इनकी एक टाइमलाइन याद रखिएगा कि कौन सा ज्योग्राफर ग्रीक, रोमन, अरब कब कब आया, और किसके बाद में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका ध्यान रखिए, उसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। और नेट जेआरएफ में नहीं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके स्टेट के जो एग्जाम होते हैं सब में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में ये आप देखिएगा जर्मन ज्योग्राफर्स हैं, ये फ्रेंच ज्योग्राफर्स हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाले हैं, ये पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच वाले हैं, तो उनका थोड़ा सा ऐसे अप्रोच रखिएगा। उसके बाद में जो आपके सिलेबस देखेंगे ज्योग्राफिकल थॉट का, तो उसमें आपको कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे कि है एरियल डिफरेंशिएशन है, पैराडाइम शिफ्ट है, बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है। ये कंसेप्ट, इन कंसेप्ट के अलग से नोट्स बनाइएगा।
माजिद हुसैन की बुक से, और उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइएगा। और इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो भी कंसेप्ट आपको दिखेंगे जो नहीं आ रहे हैं, जो वीक है, उनको वहां से क्लियर करिएगा, और जो भी फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा और बार बार उसको रिवाइज करते जाइएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ज्योग्राफिकल थॉट में से। उसके बाद हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे आते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में काफी थ्योरीज है, जैसे कि माइग्रेशन थ्योरीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, माल्थस की थ्योरीज है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो उसमें कुछ थ्योरीज है। अगर हम ज्योग्राफी में थ्योरीज की बात करें तो एक माजिद हुसैन की बुक है थ्योरीज ऑफ ज्योग्राफी। आप कोई भी थ्योरी है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से इजी वे में वहां से समझ में आ जाएगी आपको। उसके बाद में एक सेंसस जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस का डाटा, इस बार भी काफी क्वेश्चंस आए सेंसस के डाटा से। तो आप एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है अरविंद कुमार की, पेरियार की बुक, आप उसको पढ़िएगा। उसमें एक सेंसस का एक चैप्टर है, उससे पूरा डाटा जो भी एग्जाम में आता है उसमें पूरा डाटा दे रखा है। आप वहां से उसको फोटो स्टेट करा के अलग से रख लीजिएगा, उसको दिन में 2 बार पढ़िएगा, तो आपका सारे जो क्वेश्चन है सेंसस से रिलेटेड वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में तो एक मेन सेंसस एंड थ्योरीज है। उसके बाद में मैं आऊंगा सेटलमेंट ज्योग्राफी पे। सेटलमेंट ज्योग्राफी में दो है एरियाज हैं मेनली, जैसे कि एक तो रूरल सेटलमेंट है, एक अर्बन सेटलमेंट है। मैं रूरल सेटलमेंट की बात करूंगा तो उसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट है कि ये स्टार लाइक है, ये ट्रायंगल है, तो वो एक इंपॉर्टेंट है रूरल में। उसके बाद अर्बन में आऊंगा। अर्बन का जो सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो अर्बन ज्योग्राफी काफी उसको कवर करता है, जैसे कि प्राइमेट सिटी है, रैंक साइज रूल है, सेंटर प्लेस थ्योरी है, लॉस की थ्योरी है, तो काफी थ्योरीज हैं जो अर्बन की है। कोसेंट्रिक जोन थ्योरी है, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, सेक्टर मॉडल है, इस टाइप से काफी थ्योरीज है जो कि एग्जाम में आती है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और पहले तो सिर्फ ये आ जाता था कि सेंटर प्लेस थ्योरी किसने दिया, लेकिन अब थोड़ा डेप्थ में पूछने लगे हैं कि सेंटर प्लेस थ्योरी ये 5-6 स्टेटमेंट दे देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेंटर प्लेस थ्योरी में है, कौन सी नहीं है। तो आप उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से पढ़िएगा, जो भी थ्योरीज है माजिद हुसैन की जो बुक है उसको रेफर करिएगा। और एक मैं स्पेसिफिकली एक बुक है अर्बन ज्योग्राफी के लिए, अर्बन ज्योग्राफी के लिए सिटी अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम है, जो कि के सिद्धार्था सर की बुक है, उसको रेफर करिएगा। और रूरल ज्योग्राफी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की, वहां से आप क्लियर कर लीजिएगा। और इंटरनेट से जो भी आपको लगे आप उससे यूट्यूब से आप उसको नोट्स बना लीजिएगा अपना। मतलब मेनली आपको अपना सिलेबस रेफर करना है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक जहां से भी आपको समझ में आ रहा है, कवर हो रहा है, उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। उसके बाद मैं आऊंगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। उसमें मेनली 2 ही एरियाज हैं। एक रिसोर्स है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज है, कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं। उसके लिए आप अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको कोई थ्योरीज या स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो एक अलका गौतम मैम की बुक आती है, वो आप रेफर करिएगा। और इंटरनेट से, यूट्यूब से बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, उनसे नोट्स बना लीजिएगा, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा अपने सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको देख के। उसके बाद में मैं आऊंगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्रॉप कॉम्बिनेशन है, जैसे कि वीवर, फुल्ला, डोई और वॉन ह्यूनन का मॉडल, इसमें रिंग्स दे रखी हैं, और एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। आप उनसे नोट्स बनाइएगा, यूट्यूब से नोट्स बनाइएगा स्पेसिफिक टॉपिक डाल के, और उसको बार बार रिवाइज करिएगा। अगर आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाह रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो अलका गौतम मैम की एक बुक आती है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, आप उसको रेफर करिएगा। उसके बाद में मैं आऊंगा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में थ्योरीज हैं, वेबर की, हूवर की, प्रेड की, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार एग्जाम में आती है। और उसमें और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे स्पेसिफिक थ्योरी डालिएगा, उससे उसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से। यूट्यूब पे काफी वीडियोस पड़े हैं, आपको आप डालेंगे इंडस्ट्रियल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, उसमें आप नोट्स बनाइएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन जैसे आते हैं, जैसे कि हमारा बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्री है, कैलिफोर्निया में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में कहाँ है, फिशरीज की जो है वो कहाँ पे है, तो वो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसमें यूट्यूब पे काफी कंटेंट पड़ा हुआ है, और उसमें आप उसको रेफर करिएगा। उसके बाद में जो आर गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव में ज्योग्राफी की बुक बता रहा हूँ, उसमें एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, उसमें है 100 से 125 क्वेश्चन है। तो अगर उनको आप सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और आपको काफी हेल्प मिलेगी कंसेप्ट क्लियर करने में उसमें। उसके बाद में आऊंगा ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में। उसमें क्या है, उसमें आजकल काफी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड काफी आ रहा है। उसमें है मेजर ऑफ इंडिसेस है, जैसे कि अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, इन
उनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, वो काफी आसान है लेकिन स्कोरिंग है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होगा उसमें। उसके बाद ग्रेविटी मॉडल है, उसके फॉर्मूलाज है। आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो वो फॉर्मूलों पे बेस होते हैं और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं वो बेसिक फॉर्मूलों पे। तो उन फॉर्मूलों को याद करिए और तो प्रीवियस ईयर्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो लगाएगा तो आपको काफी फायदा मिलेगा। उसमें आपके इंटरनेट पे इसका जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड का कोई ऐसी बुक है नहीं स्पेसिफिक जो आप रेफर कर सको, लेकिन जो आपके टॉपिक्स है सिलेबस में उसको इंटरनेट पे डालिएगा। बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अगर आप अपने सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनको इंटरनेट से देख के नोट्स बनाएंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, और जो मैं बुक बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की, आर गुप्ता की, उनसे लगाएंगे तो मेरे ख्याल से तो मोर देन सफिशिएंट है ये। उसके बाद में मैं बात करूंगा रीजनल डेवलपमेंट की, जो कि अपने आप में एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट का। उसमें से 2 कोर एरियाज हैं, जैसे कि टाइप ऑफ रीजन्स हैं कि फॉर्मल रीजन कौन से हैं, फंक्शनल रीजन कौन से हैं। उसके बाद थ्योरीज ऑफ रीजन डेवलपमेंट है, उनकी थ्योरीज क्या है। तो उसके लिए आप इंटरनेट से रेफर कर सकते हैं, जो भी कंसेप्ट उठाइएगा इंटरनेट पे काफी कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप स्पेसिफिक डालेंगे कंसेप्ट तो उसका एक पूरा लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को देख के आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में क्या है, कल्चरल सोशल ज्योग्राफी में आऊंगा। कल्चरल सोशल ज्योग्राफी में कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कौन सी ट्राइब कहाँ पे है, तो वो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आते हैं। उसके बाद में इसके लिए आप ह्यूमन ज्योग्राफी माधुरी हुसैन सर की बुक रेफर कर सकते हैं, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। आप उसको बार बार जैसे कि एक मैप लीजिए खाली, उसमें आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज, जैसे कि मंगोलिया की जो रेसेस हैं, या फिर उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, तो उससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे कल्चरल सोशल ज्योग्राफी के। उसके बाद में आऊंगा मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक माजिद हुसैन की जो बुक है थ्योरीज की, उसकी जो थ्योरीज है जैसे कि हार्टलैंड थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरीज हैं, और सार्क, ओपेक, जो भी ये इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए आप इंटरनेट पे डालिएगा और उनके नोट्स बनाइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक से ज्यादा आप अपने नोट्स पे प्रेफर करिए, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आता है तो आप अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, आप बुक से रिवाइज नहीं कर सकते। और आखिरी में रिवीजन ही काम आता है मेरा। आप कितनी बुक पढ़ लीजिएगा, कोई उसमें कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अगर आप रिवाइज करके नहीं जा रहे तो एग्जाम में जाके भूल जाएंगे। अगर आपकी 5-6 बार आपने रिवाइज नहीं किया है, आपने रीडिंग नहीं लगाई है, तो एग्जाम में वो उन क्वेश्चंस ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन चुनना थोड़ा मुश्किल होता है। बाद में फिर आप थोड़ा उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है पेपर 2 का। उसके लिए आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अरविंद कुमार की बुक आती है पेरियर पब्लिकेशन की, आप उसको बार बार पढ़ लीजिएगा, उसको आप 10 बार पढ़ लीजिएगा, प्लस में मैप देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। और उसमें सेंसस का भी डाटा दे रखा है, उस सेंसस के डाटा को आप फोटो स्टेट करके जहां पे आप पढ़ते हैं आपके रूम में, वहां पे पेस्ट कर लीजिएगा, और उसको दिन में 2-3 बार रीडिंग करिएगा एग्जाम से 10-15 दिन पहले, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सेंसस का भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, और ये सेंसस का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के और सेंसस के आर गुप्ता बुक में या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद में मैं बात करूंगा ज्योग्राफिकल टेक्निक की, जो कि एक अपने आप में स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, इसको हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी या नहीं होगी। तो उसको उसमें ज्योग्राफिकल थॉट में, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में है, उसमें कुछ एरिया जैसे कि मैप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ मैप्स, लार्ज मैप कौन से हैं, स्मॉल स्केल मैप कौन से हैं, कोरोप्लेथ क्या है, डेजीमेट्रिक क्या है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप है ना, जो भी आपका सिलेबस है उससे टॉपिक उठाइएगा, इंटरनेट पे डालिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा, वहां से भी जो लेक्चर आएगा उसको नोट्स बनाइएगा। कई तो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उनके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी पड़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली लेक्चर देख के उस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है, उसके लिए एक एनसीईआरटी की बुक है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के लिए, बहुत बेसिक बुक है, और उसके जो बेसिक कंसेप्ट है आप वहां से उसको सीख सकते हैं। उसके बाद में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की भी एक बुक आती है, उसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एक बुक है जिसका 2nd चैप्टर है जीआईएस का, और वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहां से आप
आपको आप GIS पढ़ेंगे तो आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आप एग्जाम में आराम से जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आऊंगा मैं स्टेटिस्टिक्स पे। स्टेटिस्टिक्स एक बहुत ही ट्रिकी एरिया आज हम मानते हैं, क्योंकि हम नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें एक बुक है फंडामेंटल ऑफ स्टेटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता। तो उसमें आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिएगा कि मीन, मीडियन, मोड क्या है, उनके अलग अलग मेथड्स क्या है, वो कैसे, तो उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और एक सिंपल वे में कवर किया गया है। तो आप बेसिक वहां से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या है कि एक एक एक, एक टेस्ट आते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है आपका, ये जेट टेस्ट, की टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट है। तो आप यूट्यूब पे डालेंगे कि टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट, तो उसमें क्योंकि कॉमर्स में भी ये टेस्ट वगैरह पेपर 2 में है, तो जो भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोज पढ़े, उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है ये जो ये टेस्ट वगैरह, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, काफी सारा फ्री कंटेंट पड़ा है। जो भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास नहीं लगा सकते, या फिर जो रिमोट एरियाज में है, जो तो उसके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। आप जाइए, इंटरनेट का यूज कीजिए, यूट्यूब का यूज कीजिए, उससे नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ये लास्ट में है एक मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस का भी काफी, उससे काफी क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं अभी, फैक्टर वगैरह, जो भी स्ट्रीम डेंसिटी है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे डालिएगा मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस, उसके कंप्लीट लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी पड़े हुए हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। और मेरा आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि एक चीज को बार बार रिवाइज करिएगा, एग्जाम में वही ध्यान में आएगा। ज्यादा मत पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, बेसिक्स पढ़िएगा, सिलेबस रेफर करिएगा, तो उससे बात बन जाएगी। नितिन, बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी हमने आपसे डिस्कस की, और मुझे लगता है अगर आपकी ही इस इंटरव्यू को कोई सुन ले तो एग्जामिनेशन को डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अब मैं स्पेसिफिक कुछ टिप्स चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कोचिंग की आवश्यकता है, मेंटोरशिप की आवश्यकता है, और इन सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। 2 से 3 साल की जर्नी का तजुर्बा आपका भी है, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे? क्या ग्रे एरियाज हैं जहाँ पे और फोकस करना है, और गलतियां जिससे मिनिमम? मैडम, मैं पहले तो मैं पहले नंबर पे तुम्हें बताना चाहूंगा कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपको वो उस इंटरफेस पे बैठ के उसी टाइप में मॉक देना काफी जरूरी है मैम। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हम बहुत पढ़ लेते हैं मैम, वो बुक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, लेकिन मैम हम रिवाइज नहीं करते हैं। अगर हम नोट्स बना के उन चीजों को बार बार रिवाइज करें तो मैम वो अच्छा रहेगा, और वो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से उनको कर लेंगे मैम। दूसरी बात है, जैसे कि एक मैं पेपर में जब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद में आएंगे, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और उसमें हम लगाएंगे उसको। तो वो हमें वो टाइम कभी नहीं आता। हम जब बाद में आते हैं तो टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, तो उसको हम उस ध्यान से नहीं पढ़ पाते, उस कंसंट्रेशन से, तो क्वेश्चन पक्का गलती होता है। अगर आप देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में आपको 50-50 है कि ये 2 हो सकते हैं, तो उनमें से लगा के ही मार्क फॉर रिव्यू करके चलिएगा। आप अलग से पेज बनाइएगा, उस लिख लीजिएगा कि अगर टाइम मिला तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा विजिट करूंगा, अदरवाइज ये फाइनल है। तो मैम वो उससे आपके 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे मैम, तो वो काफी अच्छा डिफरेंस होगा मैम। नितिन, काफी चीजें हमने आपकी जर्नी से जानी, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। हम सेशन के एंड में है, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे पूरी जर्नी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड? हाँ मैम, मैं जरूर करना चाहूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि मैम एक क्वेश्चन का अप्रोच मैं बताऊंगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हम पहले सिलेक्ट करते हैं कि ये 4 ऑप्शन से इनमें से हमें मतलब ठीक कौन सा लग रहा है, लेकिन वो अप्रोच काम में नहीं आती है। हम सिलेक्ट नहीं करें, हम इलिमिनेट करें तो हमारा क्वेश्चन पक्का ठीक होगा। हमें ये पता है कि 4 ऑप्शन है, उनमें से 2 तो है नहीं। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 2 नहीं है। जो 2 बच गए उनमें से कौन सा ज्यादा सही है, हम उस पर ध्यान देके लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। एक दूसरी बात ये है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर हम हिंदी में देख के अगर उनको समझ जाते हैं हम हिंदी में देख के, तो ये भी एक रहेगा कि अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा हिंदी में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से इसका ऑप्शन ठीक कौन सा है। तो वो भी, उससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। उसके बाद में है कि हम जब मॉक लगाने, जैसे मैंने मॉक की इंपोर्टेंस बताई है, जब मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो हम जब आप में सबसे ज्यादा एनर्जी है तब मॉक टेस्ट लगाने बैठिएगा, क्योंकि वो 3 घंटे का एक एट ए स्ट्रेच टेस्ट होगा, और उसमें अगर आप दिन के आखिरी में जब एनर्जी नहीं है तब लगाएंगे तो आप उसको 3 घंटे पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अच्छे कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आपका स्कोर आपको ये रहेगा कि जल्दी से सबमिट करके चला जाए। तो जब भी आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं दिन में तभी मॉक लगाइएगा, उसके बाद में आपको सही आउटपुट मिलेगा। और दूसरी बात है, मॉक में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी नंबर आए उनसे ये मत होइएगा कि मेरे आज कम नंबर बने, आज ज्यादा बने, लेकिन मॉक को मॉक की तरह दीजिएगा बस।
आप टेंशन मत लीजिएगा कि कल तो मेरे 25 नंबर बन रहे थे, आज मेरे 5 बन रहे हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा इंटरफेस का एक्सपीरियंस लीजिएगा और उसको मॉक को अच्छे से दीजिएगा। फैक्चुअल जो चीजें हैं उनको आप एक पेज पे लिख के, जो बुक्स हैं, जो प्लेट्स हैं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एमडीजीज हैं, वो अपने रूम में चिपका लीजिएगा, उनके निमोनिक्स बनाइएगा, तो उनसे आप दिन में 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स और सजेशंस हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपके इस इंटरव्यू के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच नितिन, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक।